Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study the topic sectors in terms of ownership, public and private sectors. So अभी तक हम जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरीके से देख चुके हैं. पहली क्लासिफिकेशन हमने देखी थी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर में, एंड देन हमने सेकेंड जो क्लासिफिकेशन देखी वो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में देखी कि जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको हम ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्लासिफाई कर सकते हैं. अब इसी तरीके से एक और तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है टर्म्स ऑफ ओनरशिप के बेसिस पर, कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी ओनरशिप क्या है, पब्लिक है या प्राइवेट सेक्टर है. तो हम मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक और बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज ओनरशिप. तो किन कामों को बोलेंगे हम कि वो पब्लिक सेक्टर के काम है, किन कामों को बोलेंगे वो प्राइवेट सेक्टर के काम है, तो वो भी देखते हैं. Another way of classifying economic activities into sectors could be on the basis of who owns assets and is responsible for the delivery of service. तो ownership का मतलब क्या है? ownership का मतलब ये है कि जो काम हो रहा है, जो काम किया जा रहा है, उस काम को करने की जिम्मेदारी किसकी है, किसकी ओनरशिप है एसेट्स की. जो एसेट्स ओन किए जाते हैं वो कौन है उसका मालिक, और सर्विसेज को डिलीवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है. तो इसका मतलब कि जैसे मान लो कोई बिजनेस है, ठीक है, उस बिजनेस में कुछ एसेट्स होंगे, कुछ मशीनरीज होंगी, कुछ पैसा भी होगा, कुछ कैश वगैरह भी होगा, और जब बिजनेस है तो उसके पास काम को डिलीवर करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये मशीनरी, ये एसेट कौन होल्ड करता है, कौन इनका मालिक है, तो वही क्या है ओनरशिप, कि मालिक कौन है. इसके बेसिस पे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सेक्टर्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज. तो पब्लिक सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है? पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट जो है वो ज्यादातर एसेट्स को ओन करती है, गवर्नमेंट ज्यादातर एसेट्स की मालिक होती है एंड वही सारी सर्विसेज को प्रोवाइड कराती है. In private sector, ownership of assets and delivery of services in the hands of private individuals or companies. और वहीं अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं? प्राइवेट सेक्टर ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जहां पे एसेट्स की ओनरशिप प्राइवेट लोगों के पास है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कंपनीज के पास है, ठीक है. एंड सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम को डिलीवर करने की, जो भी सर्विसेज हैं, जो भी गुड्स हैं जो डिलीवर करने हैं, वो कौन करेगा? वो ये इंडिविजुअल्स ही करेंगे. मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो ओनरशिप है वो भी इंडिविजुअल्स के पास होती है, मतलब मेरे आपके जैसे लोगों के पास, या जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनके पास होती है ओनरशिप एसेट्स की, एंड जो काम को डिलीवर करने की जिम्मेदारी है वो भी इन इंडिविजुअल या कंपनीज के पास ही होती है. इसके बाद अगर हम देखेंगे, रेलवेज और पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जांपल ऑफ द पब्लिक सेक्टर, वेयर एज कंपनीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आर प्राइवेटली ओन्ड. एग्जांपल्स देखें तो रेलवेज एंड पोस्ट ऑफिस जो हैं वो हैं एग्जांपल पब्लिक सेक्टर के, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं ये गवर्नमेंट ओन करती है. रेलवेज जो है वो गवर्नमेंट चलाती है, रेलवेज की सर्विसेज देने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है. पोस्ट ऑफिस जो है, पोस्ट ऑफिस के भी जितने एसेट्स हैं उनके मालिक कौन है? गवर्नमेंट है. एंड पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज कौन प्रोवाइड कराती है? गवर्नमेंट करवाती है. तो इसीलिए रेलवेज एंड पोस्ट ऑफिस जो है ये क्या है? ये प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में आती हैं. प्राइवेट सेक्टर में आप देखोगे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये क्या है? ये ऐसी कंपनीज हैं जिनके ओनर्स जो है वो गवर्नमेंट नहीं है बल्कि इंडिविजुअल्स हैं, है ना. जैसे रिलायंस इंडस्ट्री में आप देखोगे अंबानीज जो हैं वो इसके ओनर हैं. अब अंबानीज कोई गवर्नमेंट तो है नहीं, तो ये क्या है? ये प्राइवेट लोग हैं, ठीक है. तो इसी तरीके से टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हो गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, तो ये हैं प्राइवेट सेक्टर के एग्जांपल्स. एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स. प्राइवेट सेक्टर की जो एक्टिविटीज होती हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना. To get such services, we have to pay money to these individuals and companies. और अगर हमें प्राइवेट सेक्टर की सर्विसेज चाहिए तो हमें क्या करना होगा? हमें इन्हें पैसे देने होंगे, हमें इन्हें जो मनी है वो देना होगा, तभी जाके हमें इनकी सर्विसेज मिल पाएंगी. द पर्पज ऑफ पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट्स. बट अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर का जो पर्पज है वो सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता. गवर्नमेंट्स रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेस ऑन द सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट. एंड
गवर्नमेंट क्या करती है, वो टैक्सेस के थ्रू एंड दूसरे तरीकों के थ्रू, जैसे लोन वगैरह लेती है, या गवर्नमेंट के बहुत सारे जरिए होते हैं जिससे वो पैसा इकट्ठा करती है। तो सबसे बड़ा जो तरीका है जिससे गवर्नमेंट को पैसा मिलता है वो है टैक्सेस। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस के थ्रू एंड दूसरे तरीकों के थ्रू पैसा इकट्ठा करती है, एंड वो फिर उस पैसे से हमें सर्विसेज रेंडर करती है। मॉडर्न डे गवर्नमेंट स्पेंड ऑन अ होल रेंज ऑफ एक्टिविटीज। आज की जो गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत सारी अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज में खर्चा करती हैं। व्हाट आर दीज एक्टिविटीज? कौन सी ये एक्टिविटीज है जिन पे गवर्नमेंट खर्च करती है या गवर्नमेंट इन सर्विसेज को प्रोवाइड करती है? वाई डू गवर्नमेंट स्पेंड ऑन सच एक्टिविटीज? एंड गवर्नमेंट इन एक्टिविटीज पे क्यों खर्च करती है? क्यों गवर्नमेंट इन्वॉल्व है रेलवेज में? क्यों गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज प्रोवाइड करती है? क्यों आप देखोगे बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्कूल खोले हुए हैं, हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं, तो ऐसा क्यों? लेट्स फाइंड आउट। तो अभी हम देखते हैं इसके बारे में। सो there are several things needed by the society as a whole but which the private sector will not provide at a reasonable cost। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें एज अ सोसाइटी चाहिए होती हैं, मतलब उसकी जरूरत किसी एक पर्सन या दूसरे पर्सन को नहीं है, बल्कि हम सबको साथ में है। और जो प्राइवेट सेक्टर है ना, वो इन सर्विसेज को सस्ते दामों पे नहीं प्रोवाइड कराते। अगर प्राइवेट सेक्टर इन सर्विसेज को प्रोवाइड कराएंगे जो हम सबकी बहुत ज्यादा जरूरत है, उन सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करेगा, एक रीजनेबल कॉस्ट पे नहीं देगा। Why some of these need spending large sums of money which is beyond the capacity? अब कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो कि हम सबकी जरूरत है, एंड अगर प्राइवेट सेक्टर उसको करने जाएगा तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, और प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं होता। इसीलिए भी कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है एंड प्राइवेट सेक्टर नहीं प्रोवाइड कराता। So also collecting money from thousands of people who use these facility is not easy। और हजारों लोगों से पैसा इकट्ठा करना जो इन फैसिलिटीज को यूज करेंगे वो आसान नहीं है। तो मतलब अगर प्राइवेट सेक्टर सोचेगा कि चलो मैं कोई ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता हूँ, सोचो अगर प्राइवेट सेक्टर सोचेगा कि रेलवेज की फैसिलिटी मैं प्रोवाइड कराता हूँ, तो रेलवेज को चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, और वो बहुत ज्यादा पैसा प्राइवेट सेक्टर के पास मान लो नहीं है। इतना ज्यादा पैसा किसी एक पर्सन के पास नहीं है या किसी एक कंपनी के पास नहीं है। और वो सोचेगा चलो लोग जो हैं, जो जनता है देश की, उससे जाके पैसा कलेक्ट करते हैं, तो वो भी एक आसान काम नहीं होगा। इवन इफ दे टू प्रोवाइड दीज थिंग्स दे वुड चार्ज अ हाई रेट फॉर देयर यूज। और मान लो किसी प्राइवेट कंपनी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, उसने जैसे तैसे करके मान लो रेलवे की सर्विसेज प्रोवाइड करानी शुरू कर दी। अब वो जब ये सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे तो वो बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करेंगे। अगर रेलवेज प्राइवेट सेक्टर चलाने लगेगा तो उसकी टिकट कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाने की सोचेगा और वो अपने सारे एक्सपेंसेस को निकालने की सोचेगा। गवर्नमेंट जो है काफी बार लॉस में चलती है, बट एक प्राइवेट सेक्टर जो है, एक प्राइवेट कंपनी कभी भी लॉस में नहीं चलेगी। वो बिल्कुल भी कोशिश करेगी कि उसको प्रॉफिट हो, लॉस का वो सोचने की कोशिश भी नहीं करेगी। Examples are construction of roads, bridges, railways, harbors, generating electricity, providing irrigation through dams, etc. अब अगेन कौन से ऐसे काम हैं जो हम सबकी जरूरतें हैं और वो आसान नहीं है प्राइवेट सेक्टर के लिए प्रोवाइड कराना? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, जैसे रोड वगैरह बनवाने हैं, ब्रिजेस बनवाने हैं, रेलवेज, हार्बर्स मतलब जो शिप्स वगैरह होती हैं जहाँ पे शिप्स आके रुकती हैं, उन्हें हार्बर कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराना, ये डैम्स वगैरह जो होते हैं वो इतने, ऐसा तो है नहीं कि कोई प्राइवेट सेक्टर अकेला उसको सारे पैसों को ओन करता है और वो आसानी से इतने बड़े डैम्स वगैरह बनवा देगा, तो ये आसान नहीं है। इरिगेशन थ्रू डैम्स, तो ये सारे ऐसे काम हैं जो हम सबकी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि किसी एक या दो पर्सन की जरूरत है, इरिगेशन की जरूरत तो सबको है, सबको चाहिए कि उनके खेतों तक पानी आए। जो फार्मर्स हैं उन सबकी जरूरत है कि उनके खेतों तक पानी आए, और जब उनके खेतों तक पानी आएगा तभी जाके वो सही से खेती करेंगे और हमें फसल उनकी मिल पाएगी, खाना मिल पाएगा। तो ये ऐसी चीजें हैं जो इन जनरल सोसाइटी की नीड्स हैं, और अगर प्राइवेट सेक्टर इनको प्रोवाइड कराने जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा पैसा लगेगा और वो हमसे बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करेगा इन सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए। Thus governments have to undertake such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone। अब प्राइवेट सेक्टर करने को तैयार नहीं है, प्राइवेट सेक्टर कह रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, पहली बात तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अब मान लो जैसे तैसे मैं पैसे जोड़ के ये सर्विसेज तो मैं प्रोवाइड करा भी दूं,
तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करेगा हमसे, हाई कॉस्ट चार्ज करेगा। तो हम इस केस में क्या करें, ये सर्विसेज तो चाहिए ही चाहिए। तो गवर्नमेंट कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कराऊंगा। अगर प्राइवेट सेक्टर ये सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करा सकते तो कोई बात नहीं, हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे ताकि सोसाइटी जो है उसको दिक्कत ना आए, सारे लोग जो है आसानी से अपने काम को कर सकें। देयर आर सेवरल एक्टिविटीज विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है, जिन्हें गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराना पड़ता है। द प्राइवेट सेक्टर मे नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट एनकरेजेस इट। और काफी बार क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो किसी काम को नहीं करता जब तक कि गवर्नमेंट उसको एनकरेज ना करे या गवर्नमेंट उसको सपोर्ट ना करे। अगर सारा कुछ प्राइवेट सेक्टर को अपने दम पे करना होगा तो वो हिचकिचाएगा, बट अगर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करेगी तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो कुछ काम करने को रेडी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन मे पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मेनी इंडस्ट्रीज। अब मान लो इलेक्ट्रिसिटी है, अब इलेक्ट्रिसिटी को अगर कोई प्राइवेट सेक्टर बेचेगा तो क्या होगा कि अगेन वो तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पे चार्ज करेगा। एंड अगर इलेक्ट्रिसिटी को हम कॉस्ट जनरेशन पे भी बेचते हैं, मतलब जितने की कॉस्ट है, प्रॉफिट को हटा दिया जाए, अगर कॉस्ट पे भी इलेक्ट्रिसिटी को बेचा जाता है तो भी वो बहुत महंगी पड़ती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली कंपनीज प्रॉफिट ना कमाएं और सिर्फ कॉस्ट पे, कि भाई जितना पैसा मेरा खर्च हो रहा है सिर्फ उतना ही मैं चार्ज करूं, तो वो जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। और उसके चक्कर में जब बिजली महंगी होगी तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज महंगी हो जाएगी। मान लो किसी फैक्ट्री में कोई चीज़ बन रही है और फैक्ट्री में जो है इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, एंड अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्या होगा कि ये जो पर्सन है वो अपनी इंडस्ट्री को हो सकता है चालू ना रख पाए, हो सकता है उसको दिक्कत आए क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। और बहुत सारी जो छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, स्मॉल स्केल यूनिट्स होती हैं, हो सकता है उन्हें बंद होना पड़े। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट हेयर स्टेप्स इन बाय प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट रेट्स विच दीज इंडस्ट्रीज कैन अफोर्ड। अब इसीलिए गवर्नमेंट जो है यहाँ पे अपना रोल प्ले करती है, और गवर्नमेंट क्या करती है, वो ऐसे दामों पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है जो कि ये इंडस्ट्रीज, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं, अफोर्ड कर पाए। द गवर्नमेंट हैज़ टू बियर द पार्ट ऑफ द कॉस्ट, और गवर्नमेंट को फिर बाकी जो बचा हुआ कॉस्ट होता है उसका भरपाई करनी पड़ती है। मतलब क्या हो रहा है कि मान लो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 10 रुपए के हिसाब से बनती है। अब एक प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, मतलब ये उसकी कॉस्ट है, 10 रुपए क्या है, कॉस्ट। एक प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, प्राइवेट सेक्टर अगर बिजली बनाएगा और बेचेगा तो वो क्या करेगा, वो 10 रुपए में कुछ प्रॉफिट जोड़ने की कोशिश करेगा। मतलब 10 रुपए तक कॉस्ट है तो प्राइवेट सेक्टर इसको मान लो 12 रुपए पे बेचेगा, 12 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेचेगा, ठीक है। और लोगों के लिए हकीकत में देखें तो ये 10 रुपए भी बहुत महंगा है। तो अगर ये 10 रुपए की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्राइवेट सेक्टर 12 यूनिट पे बेचेगा तो लोग वैसे ही इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगों के लिए तो 10 रुपए भी महंगा पड़ रहा है। और क्या हो कि अब गवर्नमेंट आई, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि चलो प्राइवेट सेक्टर तो ये काम करेगा नहीं, क्योंकि लोग जो हैं वो 12 रुपए पर यूनिट की इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकते, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर कॉस्ट पे देने को तैयार नहीं है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को तो प्रॉफिट कमाना है। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, हम बिजली प्रोवाइड कराएंगे। अब गवर्नमेंट अगर कॉस्ट पे प्रोवाइड कराएगी तो भी लोगों के लिए ये 10 रुपए पर यूनिट बहुत ही ज्यादा महंगा है, एक्सपेंसिव है। अब गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को तो लोगों को हेल्प करना है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि ठीक है, अगर 10 रुपए भी महंगे पड़ते हैं तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम आपको मतलब लोगों को 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेचेंगे। तो 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से जो लोग हैं वो इसको अफोर्ड कर पाएंगे। एंड बाकी जो बचे 2 रुपए, क्योंकि तो कॉस्ट है ना, मतलब बनाने में, इस बिजली को बनाने में 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से लग रहा है। अब अगर बनाने में 10 रुपए लग रहे हैं और उसको बेचा जा रहा है 8 रुपए पे, तो 2 रुपए का लॉस होगा। तो ये लॉस कौन सहेगा, ये गवर्नमेंट बियर करेगी। बाकी की ये जो कॉस्ट है 2 रुपए, ये कौन पे करेगी, गवर्नमेंट अपनी जेब से पे करेगी कि ठीक है, ये जो
₹2 हैं, ये मैं अपनी जेब से पे करूंगा, बट लोगों को ₹8 पर यूनिट के हिसाब से मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि लोगों को अपने बिजनेसेस बंद भी नहीं करने पड़ेंगे और जो बिजली है उनके लिए महंगी नहीं पड़ेगी। Similarly, the government in India buys wheat and rice from farmers at a fair price. अब जिस तरीके से हमने बिजली का एग्जाम्पल देखा इलेक्ट्रिसिटी का कि बिजली को कम दामों पे गवर्नमेंट जो है बेचती है और बाकी बचा हुआ कॉस्ट जो है वो खुद बेयर करती है, सेम इसी तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, वो फार्मर्स से व्हीट एंड राइस फेयर प्राइस पे खरीदती है। फेयर प्राइस क्या है? ऐसा प्राइस है जो गवर्नमेंट को लगता है कि उससे फार्मर की कॉस्ट भी बेयर हो जाएगी और उसको थोड़ा सा मुनाफा भी हो जाएगा। सो गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेक करती है कि किसी फसल को उगाने में कितनी कॉस्ट आएगी। फिर उस कॉस्ट पे लगभग वो क्या करती है, उसका 1.5 टाइम्स करती है, 1.5 गुना प्राइस लगभग ऑन एन एवरेज गवर्नमेंट जो है देने की कोशिश करती है, ताकि जो फार्मर है उसकी कॉस्ट भी कवर हो जाए और उसको मुनाफा भी मिल जाए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करती है फेयर प्राइस देने का। This it stores in its godown and sells at a lower price to consumers through ration shops. अब गवर्नमेंट क्या करती है, उसने फार्मर्स से फेयर प्राइस पे जो अनाज खरीदा है उस अनाज को गवर्नमेंट गोडाउन्स में स्टोर करके रखती है एंड राशन शॉप्स के थ्रू वो लोगों को बहुत ही सस्ते दामों पर बेचती है। मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, फार्मर्स से इसको लगभग लेट्स से ₹20 पर केजी के हिसाब से, कोई गेहूं है, वीट जो है वो गवर्नमेंट ने खरीदा फार्मर से ₹20 पर केजी के हिसाब से, ठीक है। और इसने ये जो वीट है अपने गोडाउन में जाके अब जो है स्टोर कर लिया। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इस वीट को आम जनता को बेचेगी। जैसे आपने देखा होगा ना, राशन शॉप्स होती हैं, राशन शॉप्स में क्या होता है, लोग जो है अपना कार्ड दिखा के वहां से अनाज लेते हैं और बहुत ही ज्यादा सस्ते दामों पर वो मिलता है। अब मान लो गवर्नमेंट क्या कर रही है, लगभग ₹5 पर केजी के हिसाब से, ठीक है, इन राशन शॉप्स के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रही है, ₹5 पर केजी के हिसाब से गेहूं लोगों को बेच रही है। तो अब राशन शॉप पे जो पर्सन आएगा उसको गेहूं खरीदने के लिए, 1 केजी गेहूं खरीदने के लिए ₹5 देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने देखो खुद फार्मर से कितने पे खरीदा और वो बेच कितने पे रही है। तो अगेन गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो फार्मर्स को भी मदद करने की कोशिश कर रही है ताकि जो प्रोड्यूसर है उसको भी हेल्प हो, जो फार्मर है वो भी ऐसा ना हो कल को अपना खेत वेत बेच के कोई और ही काम करने लग जाए। अगर खेती में उसको पैसा नहीं मिलेगा तो फार्मर खेती क्यों करेगा। तो एक तरफ गवर्नमेंट ये इंश्योर करने की कोशिश करती है कि फार्मर्स को भी उनकी जो कॉस्ट है वो मिल जाए और वो एक तरीके से सस्टेनेबल रहे फार्मिंग उनके लिए। दूसरी तरफ जो गरीब लोग हैं, जो बहुत महंगा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, वो सस्ते दामों पर फिर इस अनाज को बेचती है। इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, हर एक तबके को बैलेंस में रखने की कोशिश करती है। द गवर्नमेंट हैज टू बियर सम ऑफ द कॉस्ट, तो गवर्नमेंट को कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। जैसे अभी हमने देखा कि ₹20 पर केजी के हिसाब से गवर्नमेंट ने खरीदा और 5 पे बेचा। अब खरीद वो ₹20 पे रही है, बेच वो ₹5 पे रही है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, अपनी जेब से ₹15 एक्स्ट्रा दे रही है। अगर गवर्नमेंट ₹20 का खरीदती और ₹20 पे ही बेचती तो गवर्नमेंट के लिए क्या होता कि गवर्नमेंट ने फार्मर से खरीदने के लिए अपनी जेब से ₹20 दिए और जब वो कंज्यूमर को बेचेगी मान लो ₹20 पे, तो वो ₹20 वापस उसकी जेब में आ जाएंगे, तो गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं होगा। ₹20 गए, ₹20 आ गए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट अपनी जेब से ₹20 दे रही है अनाज को खरीदने के लिए, बट जब वो कंज्यूमर को बेच रही है तो वो सिर्फ ₹5 पे बेच रही है। तो मतलब गए उसके जेब से ₹20 और आए सिर्फ ₹5, तो ₹15 का गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे ये कॉस्ट खुद बियर कर रही है, ये लॉस उठा रही है। किस लिए? ताकि सारे जो लोग हैं वो खुश रह सकें, ताकि सारे लोग जो हैं वो अपनी लाइफ ठीक से बिता सके। तो इन दिस वे द गवर्नमेंट सपोर्ट्स बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर, इस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो फार्मर एंड कंज्यूमर दोनों को सपोर्ट करती है। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करानी है। द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज, और गवर्नमेंट को इन पे पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं भाग सकती। प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर एग्जाम्पल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज। तो जो
हेल्थ फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों को प्रोवाइड कराए। वी हैव डिस्कस सम ऑफ दीज इश्यूज इन द फर्स्ट चैप्टर। सो फर्स्ट चैप्टर में हमने इनके बारे में कुछ डिस्कशन की थी कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड कराती है। Running proper schools and providing quality education, particularly elementary education, is a duty of the government. और गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि गवर्नमेंट जो है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराए, एंड स्पेशली जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो शुरुआत की पढ़ाई होती है बच्चों की, जैसे 1 to 8 क्लास की जो पढ़ाई है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड कराए। इंडिया साइज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और हमारे देश में ये और ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में जो इलिटरेसी है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट है इलिटरेसी के मामले में। बहुत ज़्यादा लोग हमारे देश में अनपढ़ हैं। तो गवर्नमेंट को इस चैलेंज को फेस करना होगा और ज़्यादा एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो पढ़ पाएँ। Similarly, we know that nearly half of India's children are malnourished and a quarter of them are critically ill. इसी तरीके से हमें ये भी पता है कि हमारे देश में लगभग आधे बच्चे जो हैं वो मालनरिश्ड हैं, मतलब कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, जितना न्यूट्रिशन उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। एंड लगभग 1/4 जो बच्चे हैं वो क्रिटिकली इल हैं, मतलब किसी बहुत बड़ी बीमारी से वो जूझ रहे हैं। We have read about infant mortality rates. हमने infant mortality rate के बारे में पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में। infant mortality rate of ओडिशा 40 और मध्य प्रदेश 48 it is higher than some of the poorest regions of the world. पूरी दुनिया में जो सबसे गरीब देश हैं, गरीब रीजन्स हैं, उनकी भी इतनी इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट नहीं है जितना कि हमारे देश के कुछ स्टेट्स में देखने मिलता है। जैसे ओडिशा में देखने मिलेगा कि हर 1000 लाइव बर्ड्स पे 40 बच्चों की डेथ हो रही है। इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट क्या होता है, एक साल में अगर 1000 जीवित बच्चे हुए हैं तो कितने बच्चे एक साल की उम्र को अटेन करने से पहले उनकी डेथ हो जाती है, तो वो है इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट। तो ओडिशा में अगर 1000 बच्चे जो हैं वो जन्म ले रहे हैं तो उनमें से 40 बच्चे एक साल के होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में ये रेट 48 है। एंड ये रेट इतना ज़्यादा है कि बहुत सारे गरीब जो जगहें हैं देश में, गरीब जो देश हैं दुनिया में, उनका भी इतना इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट नहीं है। Government also needs to pay attention to aspects of human development such as availability of safe drinking water, housing facilities for the poor and food and nutrition. अब एजुकेशन एंड हेल्थ के साथ साथ गवर्नमेंट को दूसरी ह्यूमन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट पे भी ध्यान देना होता है, जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गरीबों को हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये ध्यान रखना कि सारे लोग जो हैं छत में सोएं, मतलब कि एक छत हो उनके सर पे, ऐसा ना हो कि लोग फुटपाथ वगैरह पे सो रहे हैं। लोगों को खाना मिले, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, तो ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट की होती है। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री थ्रू इंक्रीज स्पेंडिंग इन सच एरियाज। और गवर्नमेंट की ये भी जिम्मेदारी है कि देश के जो सबसे गरीब तबके हैं, सबसे इग्नोर्ड रीजन्स हैं, ऐसे रीजन्स जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, तो ऐसी जगहों पे भी गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ध्यान देना होता है इंक्रीज स्पेंडिंग करके, मतलब बाकी जगहों से ज़्यादा पैसा स्पेंड करना। कि मान लो किसी दूसरे स्टेट में वो मान लो 1 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, तो यहाँ पे वो 1.5 करोड़ रुपए खर्च करे, जो इग्नोर्ड इलाके हैं वहाँ पे 1.5 करोड़ रुपए खर्च करे और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज, एक्स्ट्रा ध्यान दे ताकि इन लोगों को भी एक तरीके से बेटर लाइफ मिल सके। तो जो बहुत ही पिछड़े हुए तबके हैं उन पे गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है, एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इस सेक्शन में हमने क्या देखा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको हम ओनरशिप के बेसिस पे बांट सकते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर वो होते हैं जिनमें जो ओनरशिप है एसेट्स की एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कराने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, वो गवर्नमेंट की होती है। एंड प्राइवेट जहाँ पे जो एसेट्स ओन किए जाते हैं किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनी के द्वारा और सारी जिम्मेदारी इसकी होती है, इस प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनी की होती है सर्विसेज को प्रोवाइड कराने की। ठीक है, तो हमने एग्जांपल देखा था जैसे पब्लिक की केस में रेलवेज, पोस्ट ऑफिस क्या है, वो पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेस हैं क्योंकि गवर्नमेंट उनको ओन करती है, गवर्नमेंट उन्हें चलाती है। एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे देखा था, ये एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जो कि कैसी है, जिसको कि कोई प्राइवेट पर्सन ओन करता है और प्राइवेट पर्सन चलाता है।
एंड क्यों पब्लिक सेक्टर जरूरी है, क्यों गवर्नमेंट जो है वो कुछ एक्टिविटीज को करती है, क्योंकि सारे काम प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर अगर कोई काम करेगा तो वो मुनाफा ढूंढेगा, या खुद के पास, प्राइवेट सेक्टर के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो कोई इतना बड़ा काम, रेलवे जैसा काम जो है अकेले कर पाए। करेगा तो वो हाई प्राइस चार्ज करेगा, बट हमारे देश की जो जनता है वो उतना हाई प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकती। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, सस्ते दामों पर लोगों को ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है, ताकि जो लोग हैं वो एक ठीक लाइफ जी पाए। सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी। अब नीचे यहाँ पे इन्होंने एक समिंग अप का जो सेक्शन है वो दिया हुआ है, एक तरीके से समरी है इस चैप्टर की, तो वो हम देख लेते हैं। So in this chapter we have looked at ways of classifying economic activities into some meaningful groups। तो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या किया, हमने देखा कि किस तरीके से हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को मीनिंगफुल ग्रुप्स में बांट सकते हैं। One way of doing is to examine whether the activity relates to primary, secondary और tertiary sector। तो एक तरीका तो ये है कि हम देखें जो एक्टिविटी है वो प्राइमरी सेक्टर से रिलेट करती है या सेकेंडरी से या टर्शियरी सेक्टर से। ठीक है, द डेटा फॉर इंडिया फॉर द लास्ट 30 years shows that while goods and services produced in the tertiary sector contribute the most to the GDP, the employment remains in the primary sector। तो पिछले 30 सालों के डेटा से हमें ये पता चलता है कि वैसे तो टेरिटरी सेक्टर से सबसे ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू निकल के आती है, बट जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। मतलब वैल्यू कहां से निकल के आ रही है, टेरिटरी सेक्टर से, पर एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा कहां देखने मिल रही है, प्राइमरी सेक्टर में। We have also seen what all can be done for increasing employment opportunities in the country। हमने ये भी देखा कि अपने देश में employment opportunities को create करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। Another classification is to consider whether the people are working in organized or unorganized sector। दूसरा जो classification हमने ये देखा कि क्या जो लोग हैं वो organized sector में काम कर रहे हैं या unorganized sector में। Most people are working in the unorganized sectors and protection is necessary for them। हमने देखा कि ज्यादातर लोग जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, एंड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वी ऑल्सो लुक्ड एट द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक एक्टिविटीज। हमने अभी इस वीडियो में प्राइवेट एंड पब्लिक एक्टिविटीज के बारे में भी डिफरेंस देखा, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक एक्टिविटीज टू फोकस ऑन सर्टेन एरियाज, और क्यों ये जरूरी है कि जो पब्लिक एक्टिविटी है या जो गवर्नमेंट है वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज में फोकस करे, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। तो गवर्नमेंट के लिए जरूरी है कि वो सबसे ज्यादा इन चीजों पे फोकस करे, लोगों को एक बेहतर लाइफ प्रोवाइड कराने की कोशिश करे। सो आई होप कि आपको ये पूरा सेक्शन अब क्लियर होगा। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 2 of class 10th economics। I hope you like this video. If you do, then please give it a thumbs up, and if you are new to this channel, then please subscribe to it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So we will meet in the next video with a new chapter. Till then, bye bye.